Hello students. So we have been talking about the structure of kidney, internal structure of kidney देख लिया है. We have talked about the excretory products. We have talked about the urinary bladder. So आज के लेक्चर में we are going to talk about the structure of nephron. ठीक है. तो आज के लेक्चर पे अपन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे. So let's start with the structure of nephron. ठीक है. तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की अगर बात करते हैं, so it is the functional unit of kidney. Functional unit of kidney and उसी के साथ it is like a uriniferous tubule like structure, है ना. So जो नेफ्रॉन है is like uriniferous tubule like structure. Now what is this uriniferous tubule like structure? आपको पता होगा जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें नेफ्रॉन नहीं होता है. उनमें जो स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है दैट इज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो नेफ्रॉन भी क्या है? नेफ्रॉन भी एक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल टाइप का ही स्ट्रक्चर है. ठीक है. भले इट इज प्रेजेंट इन द किडनी, ओके, बट इट इज द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. नाउ अगर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दो मेन कंपोनेंट्स आपको इस स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे. दोज आर दी रीनल ट्यूब्यूल प्लस ग्लोमेरुल्स. दूसरा क्या चीज है? ग्लोमेरुल्स. नाउ ग्लोमेरुल्स की अगर बात करते हैं तो ग्लोमेरुल्स कोई नई चीज नहीं है. इट्स एक्चुअली bunch of capillaries. It is actually bunch of capillaries. और एक और चीज मैं ऐड कर सकता हूं जो देखने को मिलेगा, which is not a part of nephron actually, but nephron को सराउंड करेगा और covers nephron. तो वो स्ट्रक्चर का नाम है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज. इट इज नोन एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज. ठीक है. सो नेफ्रॉन की अगर बात करते हैं, सो इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. इट रिजेंबल्स द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच वाज प्रेजेंट इन द लोअर एनिमल्स. इट कंसिस्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स एंड ग्लोमेरुल्स एंड इट कवर्स. और जो दूसरा कंपोनेंट देखने को मिलेगा दैट कवर्स द नेफ्रॉन, उसका नाम क्या है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इज द नेम. सिंपल एंड इजी. ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर. लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर एक्चुअली.
ये स्ट्रक्चर आपने मे बी लोअर स्टैंड में देखा होगा. Okay, so this is the nephron which is found in the kidney. ठीक है, ये पोर्शन थोड़ा बड़ा हो जा रहा है बार बार. स्मॉलर. ओके ठीक है. ओके, सो दिस इज द नेफ्रॉन. और नेफ्रॉन को मैं लेबल करूंगा उससे पहले लेट्स पुट द अदर कंपोनेंट्स एज वेल. सो यहाँ पे जो चीज एंटर होती है दैट इज द एफरेंट आर्टेरियोल. Let's draw the efferent arteriole with red. It enters in and forms a bunch of capillaries. अंदर एंटर होके क्या बनाती है? bunch of capillaries का फॉर्मेशन होता है. And this bunch of capillaries are known as glomeruli, जो मैंने आगे आपको बात बताई थी. ठीक है, इट इज नोन एज ग्लोमेरुल्स, जो मैंने आगे आपको बात बताई थी. नाउ ये फर्दर ब्रांच आउट होती है. इट फर्दर ब्रांचेस आउट and it overlaps, or let's say it covers as you can see, कहीं कहीं पे वो ऊपर से जा रही है, कहीं पे नीचे से जा रही है. ठीक है, सो इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा. सो आप देख सकते हो कि जो ये रेड कलर के मैंने वेसल्स दिखा रखे हैं, ब्लड वेसल्स, वो क्या कर रहे हैं? जो टिब्यूल्स है उनको ओवरलैप कर रहे हैं. कहीं कहीं पे ओवरलैपिंग हो रही है. ठीक है, so this is the way it goes. It overlaps the tubules. ठीक है, so let's label it now. So labeling के लिए okay, ठीक है. So जो flow देखेंगे यहाँ पे, जो फिल्ट्रेट बनेगा, फिल्ट्रेट का फ्लो देखेंगे तो फिल्ट्रेट का फ्लो इज गोइंग टू बी समवट लाइक दिस. The filtrate is moving like this. Filtrate क्या है वो भी अपन देखेंगे. So in one of the loop it's going down, in the another loop it's going up.
ओके ठीक है. So let's label it now. So this is the efferent arteriole. ठीक है, ये efferent arteriole क्या करेगी? ये ब्लड को लेके आएगी. It takes the blood to the nephron. Then enter होगी. एंटर होने के बाद क्या बन रहा है? This formation of bunch of capillaries. This bunch of capillaries is known as glomerulus. क्या कहा जाता है? Glomerulus. And it is entering this cup shaped structure. तो जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है बोमेन कैप्सूल. क्या कहा जाता है इसे? इट इज नोन एज दी बोमेन्स कैप्सूल, दिस कप शेप स्ट्रक्चर. ठीक है. नाउ उसके बाद ये जो पोर्शन है बोमेन कैप्सूल का, दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमल convoluted tubule. It is known as proximal convoluted tubule. ठीक है. And then this tubule, ये जो जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, this is known as the descending limb. It is known as descending limb. और ये नीचे जाके जो लूप बन रहा है, ब्लैक कलर का जो लूप बन रहा है, that is known as Henle's loop. It is known as Henle's loop. ठीक है. Then this loop is going up. This loop is going up. तो ये जो फॉर्म हो रहा है, this is known as the ascending limb. This is known as the ascending limb. This is the descending limb. This is the Henle's loop. Then this ascending limb is forming here. अब यहां पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है, this is known as the distal convoluted tubule. This is known as distal convoluted tubule. And then this is known as the collecting tubule. This is known as the collecting duct or the tubule. So collecting duct is not the part of the nephron. मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर दूसरे nephrons भी ओपन होते हैं. Not a part of nephron. It's not a part of nephron. ठीक है? Clear? Okay. नाउ ये जो नेफ्रॉन अपन ने बना रखा है, इसका जो इतना पोर्शन होता है, लेट्स ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन लाइज इन द कॉर्टेक्स. कहां पे लाई करता है ये पोर्शन? आई एम सॉरी, दिस पोर्शन लाइज इन द कॉर्टेक्स. और बाकी का जो पोर्शन है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, हेंलेस लूप है, असेंडिंग लिम्ब है, ये कहां पे लाई करेंगे? सो दे आर गोइंग टू लाई इन दी मेडुला. मेडुला पोर्शन कौन सा है, कॉर्टेक्स पोर्शन कौन सा है, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में डायग्राम में देख रखा है. ठीक है. नाउ तो ये मैंने नेफ्रॉन को लेबल कर दिया, एफरेंट आर्टीरियोल, देन दी ग्लोमेरुलस, देन दी बोमेन्स कैप्सूल, देन दी ओके जो बाहर निकल रहा है वेसल, ओके उस वेसल का नाम क्या है? सो दैट वेसल इज नोन एज इफरेंट आर्टीरियोल. उस वेसल को कहा जाएगा that vessel is known as efferent arteriole. efferent arteriole. फिर ये जो bunch of capillaries बन रही है, इस bunch of capillaries को क्या कहा जाता है? this bunch of capillaries जो tubules को overlap कर रही है, those are known as peritubular capillaries.
those are known as peritubular capillaries, this bunch of capillaries. और ये जो एक और यहाँ पे लूप का फॉर्मेशन हो रहा है नीचे की तरफ हेनलेस लूप के सराउंडिंग में, दैट इज नोन एज वासा रेक्टा. उसे क्या कहा जाता है? वासा रेक्टा कहा जाता है. ठीक है. सो रेड वाले पोर्शन की अगर मैं बात करता हूं तो एफरेंट आर्टीरियोल है, ग्लोमेरुल्स है, एफरेंट आर्टीरियोल है, देन दिस capillaries overlapping the black tubules or the renal tubules, those are peritubular capillaries. और नीचे जो लूप बन रहा है that is the vasa recta. ठीक है. सिंपल एंड क्लियर. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, जिसमें से इतना पोर्शन नेफ्रॉन का कहां पे रहता है? कॉर्टेक्स में रहता है. इतना पोर्शन कहां पे रहता है? मेडुला में रहता है. सिंपल एंड इजी. ठीक है. सो लेट्स मूव अहेड. So I hope this structure is clear. This is the Bowman's capsule. This is the PCT. This is the descending limb. This is the ascending limb. The loop is known as the Henle's loop, and this structure is known as the distal convoluted tubule, which is also written as DCT. This is also written as PCT, and this DCT opens into the collecting duct. Done. So I hope the diagram is clear. Okay. So let's move ahead. So now let's talk about the Bowman's capsule. Bowman capsule के अंदर क्या है? This bunch of capillaries, जिसे अपने ग्लोमेरुल्स का नाम दे रखा है. अब ये जो स्ट्रक्चर बना, I should have kept it actually. ओके. सो ये जो स्ट्रक्चर बना है, जो भी अपने बनाया है, समवट लाइक दिस. ठीक है. इसके अंदर अपन ने दिखाया दिस दी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनती है, जिसको ग्लोमेरुल्स कहा जाता है. ठीक है. नाउ यहां पे क्या होगा? अगर इस चीज को जूम करके देखें, कौन सी सरफेस को, लेट्स से यहां पे मैंने काफी दूर दूर दिखा रखा, बट इतना दूर नहीं है. तो अगर इसको जूम करके मैं देखूं, इफ वी जूम द स्ट्रक्चर, तो ये जो बोमन कैप्सूल की सरफेस है, उस सरफेस के अंदर देयर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स लोकेटेड ऑन द इनर साइड. अच्छा, ये कौन सी सरफेस आ जाएगी? अंदर की तरफ. सो एक और जो सरफेस आएगी वो होगी कैपिलरीज की. ठीक है. सो देयर इज गोइंग टू बी स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑन द इनर साइड्स. So as you can see, they are penetrating inside the capillaries. They are located on the inner side. They are located on the inner side of the wall of Bowman's capsule. ठीक है. सो यहां पे ये क्या बन रहा है? ये जो चीज है, दिस इज नोन एज द फिल्ट्रेशन शीट. दिस इज नोन एज द फिल्ट्रेशन स्लिट. ठीक है.
एंड साइज की अगर बात करते हैं, सो दिस इज ऑफ द साइज 25 नैनोमीटर्स, दिस इज ऑफ द साइज 25 नैनोमीटर्स की इनकी साइज होती है। और ये मैंने यहाँ पे दूर दूर दिखा रखे, बट ये क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर इंटर डिजिटेट होते हैं, एक दूसरे के अंदर धसे हुए होते हैं, ठीक है। दिस प्रोजेक्शंस, सो यहां लिखेंगे दिस आर interdigitated, these are interdigitated, ठीक है, डन। तो ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स मैंने दिखा रखे हैं यहाँ पे, जो कहां पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल, दोज आर नोन एज पोडोसाइट्स। तो अगर आपको पूछा जाता तो आप बोल सकते हो पोडोसाइट्स का काम है फिल्ट्रेशन स्लिट का फॉर्मेशन करना। सो बोमेन बोमेन कैप्सूल की अगर बात करते हैं, बोमेन्स कैप्सूल की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या लेंगे, तो बोमेन कैप्सूल में देयर इज प्रेजेंस ऑफ आउटर लाइनिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ, जो आउटर लाइनिंग है वो सिंपल है, आउटर लाइनिंग is made up of what? It is made up of simple squamous epithelium. ठीक है, बट जो इनर लाइनिंग है, जो इनर लाइनिंग है, इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वैमस सेल, जिनको अपन क्या बोलेंगे, पोडोसाइट्स। क्या कहा जाएगा, पोडोसाइट्स। तो पोडोसाइट्स कौन है, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहां दिखा रखा है, ये पोडोसाइट्स है, दिस आर दी पोडोसाइट्स, ठीक है। सो पोडोसाइट्स दे फॉर्म फिल्ट्रेशन स्लिट। नाउ एक और चीज मैं यहां पे मेंशन करता हूं, यहां पे अगर आप देखो तो एक टर्म में देता हूं, दैट इज दी मैल्फिगिन ट्यूब्यूल। There is Malpighian tubule. This Malpighian tubule is actually formed by the Bowman capsule plus the glomerule, ठीक है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना है पूरा, जिसके अंदर बोमेन कैप्सूल, जिसके अंदर कैपिलरीज भी है, ग्लोमेरुल्स भी है और बोमेन कैप्सूल भी है, तो ऑल टुगेदर इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज द माल्फिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। Okay, so now let's talk about what are the structures made up of. So I hope this is very clear. Still, if any doubt, do let me know. So first, let's talk about the PCT. So if we talk about the proximal convoluted tubule, so the proximal convoluted tubule is lined by brush border epithelium. It is lined by brush border epithelium. ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ओके। किसकी बात कर रहा हूं मैं, पीसीटी की बात कर रहा हूं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोविलाई, क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, एंड लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेंगे इन द पीसीटी, जो सेल्स प्रेजेंट है पीसीटी में वहां पे। जो दूसरा स्ट्रक्चर दैट इज दी
लूप ऑफ हेनलीस। कौन सा स्ट्रक्चर है? लूप ऑफ हेनलीस। तो लूप ऑफ हेनलीस की अगर बात करते हैं, सो इट इज अ थिक सेगमेंट विच कंसिस्ट ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आपने दो चीजें देखी थी, थिक सेगमेंट भी था और थिन सेगमेंट भी था लूप ऑफ हेनलीस में। सो जो थिक सेगमेंट है, the thick segment consists of simple cuboidal epithelium, consist of simple cuboidal epithelium, ठीक है। और जो थिन सेगमेंट है, वो जो थिन सेगमेंट है दैट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामश एपिथेलियम। कंसिस्ट की जगह मैं लिखता हूं इज मेड अप ऑफ a thin segment is made up of it is made up of the simple squamous epithelium. क्लियर है? जो थिक सेगमेंट है लूप ऑफ हेनले में वो बना हुआ है किससे? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ है। और जो थिन सेगमेंट है वो बना हुआ है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। फिर क्या है? फिर है डीसीटी। सो डीसीटी की अगर बात करें, सो इट इज मेड अप ऑफ it is lined by cuboidal epithelium. It is lined by cuboidal epithelium with fewer mitochondria and few microvilli। ठीक है, सिंपल एंड इजी। और एक और जो स्ट्रक्चर लास्ट में देखने को मिलता है दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं तो कलेक्टिंग डक्ट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लाइन बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल है। सो पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनलीस हो गया, डीसीटी हो गया एंड कलेक्टिंग डक्ट भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट ओके नाउ let's talk about the how filtration takes place.
सो लेट्स से दिस इज दी कैपिलरी जो बोमन कैप्सूल के अंदर एंटर होती थी, ठीक है। तो ये जो मैंने रेड कलर का सरफेस दिखाया है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ देयर आर सेल्स, एंडोथेलियम जो होगा, उन सेल्स के बीच में देयर इज द गैप। ठीक है, तो जो अंदर वाला रीजन है, अंदर वाला रीजन कौन सा? एंडोथीलियम। तो बेसमेंट रीजन तो आप कंटिन्यूएशन में देख रहे हो, बट बेसमेंट रीजन के बाद जो एंडोथीलियम रीजन दिख रहा है वहां पे आपको हर एक सेल के बीच में गैप दिख रही है ना? गैप दिख रही है आपको। दिस गैप्स आर नोन एज फेनेस्ट्रा। इन गैप्स को क्या कहा जाता है? दिस आर गैप। So these gaps are known as fenestra, ठीक है। और अगर इनकी साइज की बात करते हैं सो देयर आर अबाउट 70 to 90 नैनोमीटर इन साइज। 70 to 90 नैनोमीटर इन साइज। डन। अब जो मेन फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो ये तो गैप हो गई, ठीक है। तो यहां से तो चीजें पास हो सकती है। दूसरी कौन सी चीज आएगी? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गया, और एक और चीज को इंक्लूड करें तो पोडोसाइट्स, जो किसको बिलोंग करता है? पोडोसाइट्स बिलोंग टू द बोमेन्स कैप्सूल। पहले मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि पोडोसाइट्स प्लस एंडोथीलियम प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन। पोडोसाइट, एंडोथीलियम प्लस दी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलके किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? सो दे ऑल टुगेदर आर टर्म्ड एज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। दे आर नोन एज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो जो ब्लड है उसको कहां से पास होना पड़ेगा? उसको एंडोथीलियम से, बेसमेंट से एंड पोडोसाइट से पास होने के बाद वो कहां पहुंचेगा? इट वुड रीच टू दी बोमेन्स कैप्सूल। नाउ यहां पे जो फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये तो गैप आ गई, फिनेस्ट्रा आर द गैप। फिर पोडोसाइट्स जो थे वो क्या बना रहे थे? स्लिट्स बना रहे थे, फिल्ट्रेशन स्लिट्स, जाली जैसा स्ट्रक्चर बना रहे थे। ये जो स्ट्रक्चर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, मैं इसको यहां पे दिखाता हूं। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है रेड कलर की पूरी जो मैंने यहां दिखाई है, इसमें तो कोई गैप नहीं है, क्योंकि जब आप पोडोसाइट्स की बात कर रहे थे तो पोडोसाइट्स में जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स बन रही थी वो एक दूसरे को इंटरडिजिटेट कर रही थी, मतलब थोड़ा बहुत तो गैप रहेगा ना वहां पे भी, ठीक है। तो वहां पे अगर आप साइज देखो, दैट वाज फिल्ट्रेशन स्लिट की साइज थी 25 नैनोमीटर्स। कितनी साइज थी पोडोसाइट्स में? अगर अपन देखें तो साइज वाज 25 नैनोमीटर्स, ठीक है। एंडोथीलियम में जो फेनेस्ट्रा बन रहा है उसकी साइज कितनी है? तो उसकी साइज है 70 to 90 नैनोमीटर्स। मतलब पोर साइज है, गैप्स है इतनी साइज की। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में देयर इज नो गैप्स और देयर इज नो पोर्स। तो जो बेसिक फिल्ट्रेशन का काम होगा, बहुत छोटे माइन्यूट पोर्स आप बोल सकते हो, या फिर नेग्लाइजिबल तो नहीं बोल सकते, माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट आप बोल सकते हो, क्योंकि यहां पे जो पोर्स अवेलेबल है, जो गैप्स अवेलेबल है वो 70 to 90 नैनोमीटर्स है। यहां पे जो गैप्स अवेलेबल है वो 25 नैनोमीटर्स की है। बट जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो अगर उसकी साइज की बात करें तो एक्चुअली कोई विजिबल पोर्स आपको नहीं दिखेंगे, बट स्टिल इट allows particles
which are less than 8 nanometers, which are less than 8 nanometers in diameter. मतलब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके थ्रू वही चीज पास हो पाएगी जिसका साइज, जिसका डायमीटर कितना है, द डायमीटर इज लेस देन 8 नैनोमीटर. उससे बड़ी साइज के कंपोनेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो पा रहे. तो अभी यहां पे देखें कि जो फिल्ट्रेशन की अपन बात कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव फिल्ट्रेशन कौन कर रहा है? इनके गैप्स तो बड़े हैं. ओके, तो सबसे छोटा गैप जो अवेलेबल है, पोर अवेलेबल है, वो कहां पे? बेसमेंट मेम्ब्रेन में. ठीक है, तो सबसे इफेक्टिव फिल्ट्रेशन कौन कर रहा है? सो सबसे इफेक्टिव फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो मैं यहां पे मेंशन करूंगा इफेक्टिव filtration is provided by basement membrane. Effective filtration is provided by basement membrane. ठीक है, तो यहां पे वी कैन जस्ट इमेजिन, जैसे वो अपन छलनी की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 छलनी का लेयर है ना, और जो ब्लड पास होगा तो उससे फिल्टर आउट होता जाएगा. तो पहली जो छलनी की अपन बात करेंगे वो कौन सी आ जाएगी? फेनेस्ट्रा वाली आ जाएगी. फिर कौन आएगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी. और लास्ट में कौन सी आएगी? पोडोसाइट्स आएगी. जब ब्लड पास कर रहा है फ्रॉम दी कैपिलरीज टू दी, यहां पे मेंशन कर देते हैं, अगर कैपिलरी से बोमेन कैप्सूल की बात करें, है ना, ट्रांसफर की बात कर रहे हैं अपन, तो पहला कौन आएगा? पहले आएगा फेनेस्ट्रा. फिर कौन आएगा? फिर आएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन. और फिर कौन आएगा? तो पोडोसाइट्स का लेयर आएगा. और फिर जो ब्लड है फिल्टर आउट होने के बाद पहुंचेगा बोमेन्स कैप्सूल में. ठीक है, so the effective filtration is provided by basement membrane, क्योंकि साइज जो पार्टिकल्स को वो पास होने देगी that is going to be less than 8 नैनोमीटर्स. ये कौन से पार्टिकल्स को पास होने दे सकते हैं? जिनकी साइज 25 नैनोमीटर से डायमीटर. ये किसको पास होने देगा? जिसकी साइज 70 to 90 नैनोमीटर है. बट जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये सिर्फ लेस देन 8 नैनोमीटर डायमीटर वाले पार्टिकल्स को ही पास होने देगी. मतलब सबसे ज्यादा इफेक्टिव फिल्ट्रेशन की अगर आप बात करो, सो दैट इज प्रोवाइडेड बाय whom? That is provided by the basement membrane. ठीक है? Okay, so now if I talk about types of nephron, नेफ्रॉन की बात करें, सो अपन ने नेफ्रॉन को इस तरीके से दिखाया था कल. इस तरीके से रीनल पिरामिड्स थे. दिस और यहां पे रीनल पैपिले अपन ने दिखाया था इस पोर्शन में. दिस वाज रीनल पैपिले. सो दिस वाज ठीक है, इस तरीके से दिखाया था. और बात करें नेफ्रॉन की तो कुछ इस तरीके से मैंने बताया था कि नेफ्रॉन जो रहेगा इस तरीके से लोकेटेड होता है. तो ये जो पोर्शन है कॉर्टेक्स है और ये जो पोर्शन है वो मेडुला में है. तो दो टाइप के नेफ्रॉन से ये दो टाइप के नेफ्रॉन्स मैंने दिखा दिए. एक जो नेफ्रॉन है वो उसका जो लूप है वो काफी लंबा है और काफी ज्यादा मेडुला में है. और दूसरा जो नेफ्रॉन है, ओके, दैट इज 25% आपको 85% आपको कहां दिख रहा है? वो दिख रहा है आपको कॉर्टिकल रीजन में.
और ये वाला जो नेफ्रॉन है ये आपको कहां दिख रहा है? मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आपको मेडुला में दिख रहा है. दिस इज द मेडुला, दिस इज द कॉर्टिकल रीजन. कल के लेक्चर में कॉर्टेक्स और मेडुला की बात हुई थी. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. तो पहला मैं लिख लेता हूं ये वाला जो नेफ्रॉन, दैट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन. तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन को अपन देखें तो क्या लिख सकते हैं? 85% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन, जितने भी नेफ्रॉन है उसमें से 85% जो है वो कौन से नेफ्रॉन है? 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन, दोज आर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. 85% ऑफ द आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. ठीक है. देन दे आर शॉर्टर इन लेंथ. आपको दिख ही रहा है, दे आर शॉर्टर इन लेंथ एंड मेजर पोर्शन lies in cortex. The major portion of the cortical nephron lies in the cortex. ठीक है. अब ये यूज में कब आते हैं? When are the cortical nephrons be used? तो जब there is no scarcity of water. ठीक है. Used when there is no scarcity of water. इन नेफ्रॉन्स को कब यूज किया जाएगा? जब आपकी बॉडी में वाटर की स्कैर्सिटी नहीं है. और ये यूरिन कैसा बनाएंगे? ओके, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म dilute urine. What type of urine are they going to make? They're going to make dilute urine. ठीक है. अब बात करते हैं ये नेफ्रॉन की. इसका नाम क्या है? दिस नेफ्रॉन्स आर नोन एज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. दिस नेफ्रॉन्स आर नोन एज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. तो जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, अगर इस नेफ्रॉन की बात करते तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसकी? सो 85% टोटल नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. तो ये कितना परसेंट है? दिस आर 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन. दे आर 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन. देन दे आर लॉन्गर इन साइज. अच्छा, यहां पे एक और चीज मुझे मेंशन करनी है कि वासा रेक्टा इज एब्सेंट. वासा रेक्टा ये बनाया था ना अपन ने, इज एब्सेंट. तो यहां पे एक पॉइंट डालूंगा, दैट इज दे आर लॉन्गर इन लेंथ. दूसरा पॉइंट क्या डाल सकते हैं? यहां पे मैंने लिखा है वासा रेक्टा इज एब्सेंट. पहले वाला पॉइंट डालेंगे. Used when there is scarcity of water. तो जो यूरिन बनेगा वो कौन सा बनेगा? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा. तो अपन को याद रखना है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बनाते कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बनाते हैं डाइल्यूट यूरिन. और क्या लिखेंगे? एक और पॉइंट जो है, दैट इज वासा रेक्टा प्रेजेंट. वासा रेक्टा यहां पे आपको देखने को मिलेगा. सो व्हेन इन अवर बॉडी देयर इज अबंडेंस ऑफ वाटर, उस टाइम पे जो नेफ्रॉन को अपन यूज करने वाले नॉर्मल कंडीशंस में, ओके, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, जब अपने पास अबंडेंस ऑफ वाटर अवेलेबल होता है.
So used when there is no scarcity of water. डायरेक्ट यूरिन बनेगा। अब जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो सिर्फ 15% है टोटल नेफ्रॉन के, ये 85% है, ये 15% है, ये लॉन्गर इन लेंथ भी है। और इनको कब यूज किया जाएगा? दे यूज व्हेन देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। जब पानी की कमी है बॉडी में, उस टाइम पे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन को यूज किया जाएगा। और जो यूरिन बनाते हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सो दो टाइप के नेफ्रॉन्स भी अपन ने देख लिए। डन, क्लियर है? सो नाउ अब ये तो बात होगी फिल्ट्रेशन की, है ना। अभी यूरिन फॉर्मेशन की भी अपन बात करेंगे, बट द जनरल आइडिया इज किडनी डील्स विद द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। मैं रब करता हूं इस चीज को। Okay. Apart from dealing with filtration of blood, kidney also balances amount of water and iron in body. Also balances amount of water and iron in body. ठीक है, so this is also one of the important point कि apart from dealing with filtration, kidney also balances the amount of water and iron in the body. किस तरीके से, कौन सी चीज किडनी की हेल्प करेगी? तो यहां पे अपन को याद रखना है कि एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जो किससे बनता है? जो बनता है ग्लोमेरुल्स प्लस डीसीटी। ग्लोमेरुल्स प्लस द डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये मिलके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। क्या कहा जाता है इस स्ट्रक्चर को? द स्ट्रक्चर इज नोन एज जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। ठीक है, तो जो जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus मैंने यहां पे दिखा रखा है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है इट बैलेंसेस द अमाउंट ऑफ वाटर एंड आयरन इन दी बॉडी। ठीक है, तो ये कोई अलग सी चीज नहीं है, जो चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट है। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल भी आपने देखा, मैंने डायग्राम में दिखाया, ग्लोमेरुल्स मैंने डायग्राम में दिखाया। तो ये दोनों जिस पॉइंट पे क्या होते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। जिस पॉइंट पे इनका इंटरैक्शन होता है, दैट इंटरैक्शन पॉइंट is known as the juxtaglomerular apparatus। ठीक है, that point is known as the juxtaglomerular apparatus। I hope this is very clear, आपको समझ में आ गया। तो अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं इस चीज को, तो अपन इस तरीके से बनाया था। ठीक है, और we had this blood vessel coming in and forming the tuft of capillaries। ठीक है, और फिर ये ट्यूब घूमती हुई जा रही थी और फिर यहां पे आके इस तरीके से कुछ बन रहा था। तो ये जो पॉइंट है, यहां पे क्या हो रहा है? ग्लोमेरुल्स ये रहे और डीसीटी ये रहा। तो यहां पे बनता है क्या? यहां पे बनेगा जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। ये जो इंटरैक्टिंग पॉइंट है या जो इंटरैक्शन पॉइंट है, वहां पे क्या बनेगा? जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus बनेगा। मैंने काफी दूर दूर दिखा रखा है, इतना दूर नहीं होगा, पास में होगा।
but it is going to form the juxtaglobal apparatus at this interacting point, and that is going to control, or that is going to balance the amount of water and iron in the body. Clear है? ठीक है, समझ में आ रहा है? Done? So in the next lecture we are going to talk about this structure कि यार किस तरीके से कंट्रोल करेगा स्ट्रक्चर को, बैलेंस करेगा वाटर एंड आयन को. ठीक है, ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो आई होप थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर रिगार्डिंग दी टॉपिक जो मैंने आज डिस्कस किया है. बट स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज डू लेट मी नो. प्रीवियस नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करने वाले. ठीक है, सो आई विल कीप दिस मच फॉर द सेशन. थैंक यू सो मच.